हेलो गाइस। हम लोग जो लास्ट पढ़ रहे थे CIS का चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ चुके थे। जैसे कि CIMC के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ट्रस्टी के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। देन हम लोगों ने टर्मिनेशन ऑफ CIMC एंड ट्रस्टीशिप भी पढ़ा था कि CIS बनेगा इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, तो एक ट्रस्टी होगा। और जैसे म्यूचुअल फंड में होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी, यहां होती है CIMC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, बट CIS सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कीम में ही इन्वेस्ट कर सकता है, उसी स्कीम में, उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए स्कीम बनाई गई थी। अब हम लोग पढ़ते पढ़ते आ चुके थे प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग स्कीम वाले टॉपिक तक। यहां से हमें स्टार्ट करना था। अगर कोई CIMC कोई स्कीम लॉन्च करना चाहती है, तो वो स्कीम लॉन्च करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान में रखना है। पहली चीज, ये जो स्कीम बनाई गई है दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय ट्रस्टी। ट्रस्टी के पास पहले स्कीम लेकर के जाओ, पहले ट्रस्टी स्कीम को अप्रूव करेगा, तब इस स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी बात, ये रेटेड होना चाहिए, रेटेड बाय अ CRA करवाना जरूरी है। और तीसरा, अप्रेजिंग एजेंसी के पास से इस स्कीम का करवाना पड़ता है कंपलसरीली अप्रेजल करवाना कंपलसरी है। कहने का मतलब, अगर कोई CIMC कोई स्कीम लॉन्च करना चाहता है, तो स्कीम लॉन्च करने के पहले उसको 3 काम करने हैं। पहला, ट्रस्टी की अप्रूवल लेना है। दूसरा, रेटिंग करवाना है फ्रॉम अ CRA। और तीसरा, अप्रेजिंग एजेंसी के पास से अप्रेजल भी करवाना पड़ेगा। हो गया, दिस इज प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग अ स्कीम। इसी में लिखा हुआ है आगे कि CIMC जब भी कोई स्कीम लॉन्च करे, तो CIMC को ना 2 चीजें और ध्यान में रखनी है। पहली चीज, ये CIMC के द्वारा बनाई गई कोई भी स्कीम हो, कोई भी स्कीम, वो स्ट्रिक्टली होगी क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड हम लोग म्यूचुअल फंड में पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट क्लोज एंडेड का यहां पर भी है। अगर CIMC कोई स्कीम लॉन्च करना चाहती है, तो CIMC की ये स्कीम स्ट्रिक्टली होना चाहिए क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड का मतलब जिसका ड्यूरेशन फिक्स्ड है रिडम्पशन का, एक फिक्स्ड डेट पर ही रिडम्पशन होगा, उसके पहले बीच बीच में इन्वेस्टर्स रिडम्पशन नहीं करवा सकते। ये क्लोज एंडेड स्कीम तो होगी, इसका ड्यूरेशन भी फिक्स्ड होगा, लेकिन एक कंडीशन और है कि किसी भी हालत में CIMC की कोई भी स्कीम 3 कैलेंडर ईयर्स से कम की नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 साल के लिए स्कीम तो बनाना है, कम से कम 3 साल, 3 साल से कम की कोई स्कीम हो ही नहीं सकती है। कहने का मतलब, CIS जब भी कोई स्कीम बनाएगी, पहली बात अप्रूव्ड बाय ट्रस्टी, दूसरा रेटेड बाय CRA, तीसरा अप्रेजल बाय अप्रेजिंग एजेंसी, चौथा क्लोज एंडेड ही बनेगी, ओपन एंडेड नहीं बन सकती, और पांचवी बात, क्लोज एंडेड में भी ड्यूरेशन मिनिमम 3 साल का तो मिनिमम रखना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ, लिखा है क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब क्या होता है। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसका बीच बीच में रिडम्पशन नहीं किया जाता, फिक्स्ड डेट पर ही रिडम्पशन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया है इंश्योरेंस का। अब यहां से कुछ छुटर पुटर टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें ना सिर्फ हेडिंग पढ़ के भी पूरा समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस की हेडिंग में सेबी के रेगुलेशंस में ये क्लियरली लिख दिया गया है कि CIS को अपनी सारी प्रॉपर्टीज का ना प्रॉपर एंड एडिक्वेट इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। बहुत जरूरी है कि CIS अपनी प्रॉपर्टीज का एडिक्वेट इंश्योरेंस करवाए। ये पॉइंट हमारे लिए नया नहीं है, हम लोग इस पॉइंट को पहले भी पढ़ चुके हैं। CIMC एडिक्वेट इंश्योरेंस करवाएगा, ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि इंश्योरेंस हुआ या नहीं, और यहां लिखा है इंश्योरेंस करवाना है। तो ये बात अब आई है रेगुलेशन में, वरना हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अगले पॉइंट पर जाओ, लिखा हुआ है नो गारंटीड रिटर्न। हेडिंग से ही शायद क्लियर हो जाएगा।
सीआईएमसी किसी भी स्कीम में गारंटीड रिटर्न देने का दावा नहीं कर सकती है। अगर चाहे तो सीआईएमसी अपने इन्वेस्टर्स को एक इंडिकेटिव बता सकती है, इंडिकेटिव रिटर्न बता सकती है। इंडिकेटिव रिटर्न का मतलब इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने पर जनरली इतने रुपए का रिटर्न मिलता है या इस परसेंटेज पर रिटर्न मिलता है। बट सीआईएमसी किसी भी हालत में गारंटीड रिटर्न देने का वादा नहीं कर सकती। गारंटीड रिटर्न का मतलब जहां पर सीआईएमसी ये कहे कि पक्का हम इतना तो आपको देंगे ही, इस तरह का कोई गारंटीड रिटर्न देने का वादा नहीं कर सकते। हालांकि इंडिकेटिव रिटर्न के बारे में बता सकते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो भी तब जब अप्रेजिंग एजेंसी ने इस इंडिकेटिव रिटर्न को एसेस किया हो और अप्रूवल दिया हो कि हाँ इतना रिटर्न मार्केट में मिलने की उम्मीद है। एक होता है गारंटीड रिटर्न, गारंटीड मतलब हम आपको कम से कम इतना तो देंगे ही, ऐसा कोई दावा सीआईएस नहीं कर सकती। तो क्या बोल सकती है इन्वेस्टर्स को? आप ये बोल सकते हो कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने पर जनरली 15% की रेट से रिटर्न मिलता है। जनरली 15% की रेट से रिटर्न मिलता है तो हम भी कोशिश करेंगे आपको उतना रिटर्न दे, बट वादा नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि कम से कम 15% तो मिलेगा ही। ठीक है, अगला टॉपिक है डिस्क्लोजर इन ऑफर डॉक्यूमेंट का। तो ऑफर डॉक्यूमेंट सीआईएमसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता है जैसे कंपनी बनाती है अपना प्रोस्पेक्टस। पब्लिक के बीच में इस ऑफर डॉक्यूमेंट को लेकर जाते हैं जहां पर अपनी स्कीम को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। स्कीम में बताया जाता है कि ये स्कीम में कलेक्ट किया हुआ पैसा कब, कहां, कितना इन्वेस्ट होगा, बदले में क्या क्या मिलने की उम्मीदें हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट जब भी कभी पब्लिक के बीच में जाता है तो लोग इस ऑफर डॉक्यूमेंट पर विश्वास करते हैं, उसमें लिखी हुई सारी बातों को सच मानते हैं और उसी के भरोसे पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऑफर डॉक्यूमेंट जब भी कभी सीआईएमसी पब्लिक को दे तो इसमें ना एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा ना लिखा हो जो गलत है, झूठा है, किसी को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को इंड्यूस कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो। जो भी लिखो सच लिखो, क्योंकि अगर इस ऑफर डॉक्यूमेंट पे लोग विश्वास करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पब्लिक को आप झूठी झूठी बातें, झूठा झूठा आश्वासन नहीं दे सकते। इसीलिए ऑफर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेबी ने कुछ नियम बनाए हैं। नियमों में पहला पॉइंट कहता है कि ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिक के बीच में या इन्वेस्टर्स के बीच में सर्कुलेट करने से पहले सीआईएमसी को इसकी एक कॉपी सबमिट करना पड़ती है बिफोर सेबी। पब्लिक को सर्कुलेट करो, पब्लिक को ऑफर डॉक्यूमेंट दो, उसके पहले इसकी एक कॉपी सबमिट कर देना है विद सेबी। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग इस ऑफर डॉक्यूमेंट को देखकर इस पे विश्वास कर रहे हैं तो सेबी पहले इस ऑफर डॉक्यूमेंट को चेक करेगा और चेक करने के बाद जब सेबी अप्रूवल देगा तब इस डॉक्यूमेंट को आप पब्लिक के सामने ले जाना। अब तो गुंजाइश ही नहीं बचती है कि इस ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ झूठा झूठा लिख दिया जाए, क्योंकि चेक करने वाली साक्षात सेबी है। दूसरा पॉइंट लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा जाएगा वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाता है। मतलब कि ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ गलत नहीं लिखना है, कुछ झूठा नहीं लिखना है, जो लिखो वही लिखो जो सच है, इसके अलावा कुछ और लिखना अलाउड नहीं। तीसरा पॉइंट, जब सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी मिलती है तो सेबी 21 डेज के अंदर अंदर, विद इन 21 डेज सेबी इस ऑफर डॉक्यूमेंट को लेकर के अपने कमेंट जारी कर देगा। सेबी या तो 21 डेज में जवाब में कहेगा कि ठीक है हमको ऑफर डॉक्यूमेंट सही लगा, सर्कुलेट कर दो, वरना सेबी 21 डेज में बोल सकता है कि इस ऑफर डॉक्यूमेंट को चेंज करो, मॉडिफाई करो, इसमें कुछ गलत है उसको हटाओ या कोई नई बात जोड़ो, जैसा सेबी को उचित लगे। सेबी के पास 21 दिनों का समय है। जिस दिन सेबी के पास ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी पहुंचती है वहां से 21 डेज में सेबी को समय दिया गया है। सेबी अगर चाहे तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने कमेंट्स दे सकता है, लेकिन अगर 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और सेबी का कोई जवाब नहीं आता तो सीआईएमसी मान लेगी कि खामोशी का मतलब हां है। खामोशी का मतलब हां है, इसका मतलब यह हुआ
कि सेबी को कोई आपत्ति नहीं अगर सीआईएमसी इस ऑफर डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सर्कुलेट कर दे। 21 दिनों का समय दिया था सेबी को। अब या तो बोलो हां, या तो बोलो ना, या तो बोलो चेंज करके लाओ, मॉडिफाई करके फिर सर्कुलेट करना। बट 21 दिनों में अगर सेबी कुछ नहीं कहती है तो हम मान लेंगे कि सेबी की खामोशी का मतलब हां है। फिर इसके बाद रुकने की जरूरत नहीं, फिर इसे सर्कुलेट किया जा सकता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है डिस्क्लोजर इन ऑफर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जहां बताया है पहले इसे सबमिट करेंगे सेबी के पास, फिर सेबी के पास जाने के बाद 21 दिन रुकना है। 21 दिनों में सेबी अपने कमेंट्स दे सकती है। अगर सेबी ने कहा चेंज करो तो करना पड़ेगा, और अगर सेबी ने कुछ नहीं कहा 21 डेज में तो फिर अब आप फ्री हैं, आप इस ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी को सर्कुलेट कर सकते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी लिखो वो ट्रू एंड फेयर होना जरूरी है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इन्होंने बताया है एडवर्टीजमेंट मटेरियल, जिसके ऊपर यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है सिवाय इसके कि इन्होंने कहा है कि जब भी कभी सीआईएमसी कोई एडवर्टीजमेंट लेकर आती है तो इट शुड बी एज पर 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल इन रेगुलेशंस के साथ में पीछे कुछ शेड्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो 7th शेड्यूल है उसमें एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं। तो कहा है कि सीआईएमसी जब भी एडवर्टीजमेंट लाए तो 7th शेड्यूल के अनुसार ही लाना। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें इस टॉपिक को यहां से और लेने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अप्रेजिंग एजेंसी। अप्रेजिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट होती है, अप्रेजिंग एजेंसी की जो अप्रेजल रिपोर्ट है, लिखा है इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनेगी। अब क्या होता है समझो, सीआईएमसी आता है, सीआईएमसी आकर कहता है कि हम एक स्कीम लेकर आए हैं, जिस स्कीम में अगर आप 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उस टाउनशिप में हम आपको एक 1 BHK का फ्लैट अलॉट करने वाले हैं। 40 लाख रुपए में 1 BHK का फ्लैट अलॉट हो रहा है, तो 40 लाख रुपए उस फ्लैट की कीमत किसने तय की? सीआईएमसी अगर कहेगा कि हमने खुद ने तय की है तो वो तो ज्यादा कीमत लगा करके कम वाली प्रॉपर्टी देना पसंद करेगा। इन्वेस्टर्स से अगर कहोगे तो इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रॉपर्टी की कीमत कम लगती है, उनको लगता है इतने की तो वैल्यू ही नहीं है। तो यहां आता है अप्रेजल एजेंसी। अप्रेजल एजेंसी का काम होगा कि इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करके वो लोग बताते हैं कि कितने रुपए के यूनिट्स खरीदने पर कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलॉट की जा सकती है, या कितने रुपए के यूनिट्स खरीदने पर आपको क्या रिटर्न दिया जाएगा। अप्रेजल एजेंसी से ये सारा काम अप्रेजिंग का पहले ही करवा लिया जाता है, ऑफर डॉक्यूमेंट लाने से भी पहले, क्योंकि अप्रेजल एजेंसी की जो रिपोर्ट होती है ना, वो ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ के इन्वेस्टर्स तक पहुंचती है, उनके समझने के लिए, उनकी जानकारी के लिए। अगर अप्रेजिंग एजेंसी की रिपोर्ट को हमने ऑफर डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया है तो ऑफर डॉक्यूमेंट में अप्रेजिंग एजेंसी की रिटन कंसेंट भी लगेगी। रिटन कंसेंट इस बात की जहां पर वो लिख कर देगा कि हाँ ये अप्रेजल मैंने किया है, इस अप्रेजल की रिपोर्ट को ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ लगाने के लिए मैंने परमिशन दी है, और मैंने इस अप्रेजल रिपोर्ट में जो भी लिखा हुआ है वो अपने नॉलेज से बताया है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए। कहने का मतलब कि यहां पर अप्रेजल एजेंसी की रिपोर्ट साथ में जाएगी, लेकिन अप्रेजल एजेंसी की रिटन कंसेंट भी साथ में जाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। लिखा है मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ऐसा है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो होना नहीं चाहिए, कुछ भी गलत और झूठा लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ मिसलीडिंग लिखा है, कुछ गलत लिखा है, कुछ झूठा लिखा है, तो ये क्लॉज कहता है कि फिर उसके बदले में सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, खत्म बात, इतना ही लिखा है। सजा कितनी होगी वो यहां प्रिस्क्राइब नहीं है। अच्छा, ये तो बता दिया कि सजा मिलेगी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट दोगे अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट में तो फिर आपको सजा मिलेगी, गलत लिखोगे तो सजा मिलेगी। सजा कितनी मिलेगी वो नहीं बताया है, लेकिन किन लोगों को सजा दी जाएगी वो बात यहां पर 2 पॉइंट्स में बताई गई है। पहला पॉइंट, एक तो सीआईएमसी के डायरेक्टर्स को पनिशेबल माना जाएगा, और दूसरा
हर वो व्यक्ति जो इस ऑफर डॉक्यूमेंट को सर्कुलेट करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने इसे इशू किया है, उसको भी माना जाएगा रिस्पॉन्सिबल और उसको भी पेनल्टी बताई जाएगी। मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए। गया तो सजा मिलेगी। सजा कितनी मिलेगी वो प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन सजा किन लोगों को मिलेगी? तो एक तो मिलेगी CIMC के डायरेक्टर्स को और दूसरा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया। अनलेस मतलब ये लोग भी बच सकते हैं। अनलेस करके लिखा है, अनलेस ये लोग ये प्रूव कर दे कि जो कुछ भी इस ऑफर डॉक्यूमेंट में गलत लिखा हुआ गलत था। पहली बात, या तो वो इममटीरियल है, वरना उन लोगों के पास रीजनेबल ग्राउंड था ये विश्वास करने के लिए कि जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं, वो सही है। मतलब डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना CIMC के और उनसे कहा कि आपके ऊपर हम पेनल्टी इंपोज कर देंगे। डायरेक्टर्स बच सकते हैं, बट बचने का रास्ता क्या है? सेबी के सामने जाकर के ये प्रूफ कर दो कि जो गलत बातें लिखी गई हैं, पहली बात तो वो इममटीरियल है, इनका इन्वेस्टर्स के ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं, उनके डिसीजन पे इस बात का कोई फर्क पड़ता नहीं है। या फिर वो लोग ये बात प्रूव कर दे कि जब ऑफर डॉक्यूमेंट में इस स्टेटमेंट को लिखा गया था और जब ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया गया था, तब भी हम लोग इस बात को सच ही मान रहे थे। ये गलत बात है या झूठी बात है, ये हमें बाद में पता चला, पहले तो हम इसको सच ही मान रहे थे। प्रूव कर दो, बच जाओगे, अदरवाइज पनिशमेंट तो मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर पीरियड लिखा हुआ है। CIMC अपने यूनिट्स को इशू करता है पब्लिक के सामने, तो लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसे ओपन रखना पड़ता है फॉर सब्सक्रिप्शन। इशू को ओपन रखना पड़ता है फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे शेयर्स के लिए इशू ओपन होता है, डिबेंचर्स के लिए, वैसे ही यूनिट्स के लिए भी। बट कितने दिनों के लिए ये इशू ओपन रह सकता है? तो लिखा है किसी भी हालत में 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं का लिखा, यहां तो लिखा है फॉर मोर देन 90 डेज। सेंटेंस के स्टार्टिंग में नो लिखा हुआ है, मतलब किसी भी हालत में 90 डेज से ज्यादा के लिए ओपन नहीं रह सकता है। 90 डेज के अंदर ही स्कीम ओपन होकर के क्लोज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। सिंपल से पॉइंट्स है, दो लाइन के। अगला पॉइंट तो और इजी है, अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स एंड रिफंड ऑफ मनी। CIMC अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में एक तो क्लियरली स्पेसिफाई कर देगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए और मैक्सिमम हम कितना पैसा पब्लिक से रेज कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब जब तक इतना भी नहीं मिलता तब तक हम अलॉटमेंट शुरू नहीं करेंगे, और जो मिनिमम नहीं मिला तो पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ऑफर डॉक्यूमेंट में एक तो क्लियरली बता दो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है और मैक्सिमम आप कितना पैसा रिटेन करने की सोच रहे हैं। दूसरी बात, ये भी बताओ ऑफर डॉक्यूमेंट में कि अगर ये इशू ओवर सब्सक्राइब्ड रहा तो वो जो ओवर सब्सक्राइब्ड वाला हिस्सा है उसमें से हम कितने और अलॉटमेंट करने की इच्छा रखते हैं। कहने का मतलब, अगर तो CIS ने 1000 यूनिट्स इशू की है, बट अगर 1200 यूनिट्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है तो 200 यूनिट्स ओवर सब्सक्राइब हो गई हैं। ओवर सब्सक्राइब का भी कुछ हिस्सा अगर चाहे तो ये लोग अलॉटमेंट कर सकते हैं। कितना हिस्सा ओवर सब्सक्राइब का ये लोग अलॉट कर सकते हैं वो सेबी प्रिस्क्राइब करता है। तो सेबी ने ऑलरेडी बता दिया होगा, तो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में इस बात को क्लियरली लिख देना कि हम ओवर सब्सक्राइब का इतना हिस्सा भी रिटेन करेंगे और ओवर सब्सक्राइब्ड हिस्से में भी इतने का अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम बताओ, मैक्सिमम बताओ, ओवर सब्सक्राइब का क्या होगा वो भी बता देना। इसी के बाद वाले पॉइंट में लिखा है कि CIMC को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो उसे रिफंड कर देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा वापस कर देना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। कितने दिनों में रिफंड कर देना है? तो लिखा है इशू के क्लोज होने की डेट से अगले 6 हफ्ते के अंदर इशू के क्लोज होने की डेट से अगले 6 हफ्ते के अंदर पूरा पैसा पब्लिक का रिफंड कर देना है।
हालांकि अगर ये अगले 6 हफ्ते में रिफंड नहीं कर पाते हैं और डिले से अगर रिफंड करते हैं, देर से अगर रिफंड करते हैं, तो डिले होने पर 15% पर एनम की रेट से इनको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा, उतने ड्यूरेशन के लिए जितना ये डिले हो रहा है। ठीक है, इशू क्लोज हुआ, अगले 6 हफ्ते में पेमेंट कर देना चाहिए था, नहीं कर पाए अगले 6 हफ्ते में पेमेंट, तो ये 6 हफ्ते का ड्यूरेशन खत्म हो जाने से अगले 2 हफ्तों में पेमेंट किया, तो डिले हुआ है 2 हफ्ते का, तो अब 2 हफ्ते का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट किस रेट से पे करेंगे? 15% पर एनम की रेट से, रेट फिक्स्ड है। इसी के बाद वाले टॉपिक पर जाओ तो यूनिट सर्टिफिकेट लिखा है, मतलब ये पॉइंट खत्म हो चुका अलॉटमेंट एंड रिफंड का। अलॉटमेंट करेंगे मिनिमम मिल जाने पर, नहीं मिला तो रिफंड करेंगे, रिफंड करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर, और अगर आपने डिले किया है तो 15% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है यूनिट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। CIMC जब भी यूनिट्स अलॉट करती है तो बदले में उसे यूनिट सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में देना पड़ता है। हालांकि आजकल CIS के यूनिट्स भी फिजिकल फॉर्म में नहीं आते, अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर जिद ही पकड़ ले कि मुझे फिजिकल फॉर्म में ही चाहिए, तो उसे यूनिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये यूनिट सर्टिफिकेट कितने दिनों में इशू कर देना है? तो लिखा है जिस दिन इशू क्लोज हुआ, सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ, वहां से अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर यूनिट सर्टिफिकेट्स इशू कर देना पड़ेंगे। इशू क्लोज होने से अगले 6 हफ्ते में रिफंड भी कर देना था, पढ़ चुके हम लोग। अगर रिफंड करना है तो इशू क्लोज होने से अगले 6 हफ्ते में रिफंड कर देना। चलो रिफंड नहीं करना है क्योंकि हमें अलॉटमेंट करना है, तो इशू क्लोज होने से ही अगले 6 हफ्तों में फिर अलॉटमेंट भी कर दो। रिफंड या तो भाई पैसे वापस होंगे और वरना अलॉटमेंट होगा, तो चाहे रिफंड हो चाहे अलॉटमेंट हो, दोनों के लिए ड्यूरेशन सेम है। ड्यूरेशन है सब्सक्रिप्शन क्लोज होने से अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर। इतना ही नहीं, एक और क्लॉज है, इस यूनिट को लिस्टेड भी करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पर, और वो भी कितने दिनों में कर देना है? तो उसके लिए भी टाइम लिमिट सेम है। सब्सक्रिप्शन क्लोज होने से अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर लिस्टेड भी हो जाना है। तो कहानी क्या है, अब ध्यान से सुनो। सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ, क्लोज होने से अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको लगता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया है ना, तो अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर लोगों का पैसा रिफंड कर देना। मिल गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट करना है, सब्सक्रिप्शन क्लोज होने से अगले 6 हफ्ते में अलॉटमेंट भी कर देना, और इन्हीं 6 हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर इन यूनिट्स को लिस्टेड भी करवा देना। लिस्टिंग करवाने के लिए अलग से कोई ड्यूरेशन एडेंडम नहीं दिया गया, उसी 6 हफ्ते के अंदर अंदर अलॉटमेंट भी हो जाना चाहिए और लिस्टिंग भी। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स का है। ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स इज डैम इजी। यहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये जो CIS होती है ना, इसकी यूनिट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होती हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब एक इन्वेस्टर चाहे तो दूसरे इन्वेस्टर को अपनी यूनिट्स ट्रांसफर कर दे। अगर एक इन्वेस्टर ने दूसरे को अपनी यूनिट्स ट्रांसफर की है तो उसे फिजिकल फॉर्म में अगर ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फॉर्म भर के देना पड़ता है CIMC के पास। CIMC इन यूनिट्स का ट्रांसफर रजिस्टर कर देगी ट्रांसफरी के नाम पर। और कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ट्रांसफर हो जाना चाहिए? तो लिखा है विद इन 30 डेज। सिंपल। फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट की तरह ये आता है यूनिट सर्टिफिकेट। एक ने कहा मेरे यूनिट सर्टिफिकेट दूसरे को ट्रांसफर कर दो, तो CIMC के पास आप ट्रांसफर फॉर्म भिजवा देना। ट्रांसफर फॉर्म को पढ़कर CIMC फरर के नाम से, ट्रांसफरर के नाम से अब इन सिक्योरिटीज को, इन यूनिट्स को ट्रांसफर कर देगी ट्रांसफरी के नाम पर। कितने दिनों में काम हो जाना चाहिए? तो लिखा है विद इन 30 डेज। ठीक है। हालांकि अगर कोई यूनिट्स फिजिकल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास रखी है, तो इन यूनिट्स का ट्रांसफर बिल्कुल डिपॉजिटरी सिस्टम के अनुसार किया जाएगा। फिर उसके लिए फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर फॉर्म की जरूरत नहीं है। डिपॉजिटरी को बोलकर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हैं। हो गया ट्रांसफर भी क्लियर?
अगला टॉपिक है मनी टू बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। तो इन्होंने पता है एकदम इसकी हेडिंग में ही सब चीजें क्लियर कर दी हैं। पहली बात तो जो भी सीआईएमसी को पैसा मिल रहा है फंड के रूप में पब्लिक के तरफ से, इस पैसे का पूल बना करके इस पूल को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है। इसलिए क्योंकि जिस दिन से सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है वहां से 90 डेज तक भी अगर सब्सक्रिप्शन ओपन है तो अलग अलग डेट पर लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। जो भी पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे सीआईएमसी अभी अपने हाथों में नहीं लेगा, अभी इस पैसे को यूज नहीं करेगा। फिलहाल इस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा। इशू क्लोज हो जाता है तो सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के बाद हमको पता चलता है कि इशू सब्सक्राइब्ड है या अंडर सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना भी पैसा नहीं मिला तो अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं वही लोगों को वापस कर दिए जाते हैं। इसी अकाउंट में से पैसे रिफंड हो जाएंगे पब्लिक के पास। अगर तो सब्सक्रिप्शन मिल चुका है जितना चाहिए था तो अलॉटमेंट का काम शुरू करेंगे, यूनिट सर्टिफिकेट इन्वेस्टर्स को भेजा जाएगा और जैसे ही अलॉटमेंट हुआ तो ये बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसों को अब फिर स्कीम को दे दिया जाता है, सीआईएमसी को दे दिया जाता है। फिर सीआईएमसी इस पैसे को यूज करेगी बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया था। इतनी सी कहानी है। पब्लिक से पैसा आया, लेकर धमाधम यूज करने नहीं बैठ जाना है। पब्लिक से पैसा आता है तो पहले इस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो, इशू क्लोज हो जाने दो, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन का पता चलेगा, फिर उस हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा या तो रिफंड किया जाएगा। और अगर अलॉटमेंट किया है तो पैसा सीआईएमसी को बैंक अकाउंट में से रिलीज किया जाता है और सीआईएमसी इस पैसे को यूज करती है बिल्कुल उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए इसे रेज किया गया था। यही कहानी एक बार यहां से पढ़ लें तो देखो यहां लिखा हुआ है पहली चीज तो कि ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा कहां यूज होगा तो इसका एडजस्टमेंट करना है अगेंस्ट अलॉटमेंट। अगेंस्ट अलॉटमेंट मतलब लोगों को अलॉटमेंट करते जाएंगे और पैसा इधर सीआईएमसी लेता जाएगा, वरना इस पैसे से कर दिया जाएगा रिफंड ऑफ मनी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिला है तो रिफंड कर दिया जाएगा। अच्छा, हम बार बार बोल रहे हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा कितना? कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टोटल इशू साइज का कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। यहां परसेंटेज से प्रिस्क्राइब नहीं होता मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो कितना होगा? अप्रेजिंग एजेंसी है ना, अप्रेजिंग एजेंसी बताती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को खत्म करने में कम से कम इतना पैसा तो लगेगा ही, कम से कम। तो वो जो कम से कम वाला अमाउंट अप्रेजिंग एजेंसी ने बताया है ना, उसको माना जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हर स्कीम के लिए ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है, तो हर स्कीम के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है अलग अलग। मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी भी हालत में उस अमाउंट से कम नहीं माना जाता जो अमाउंट अप्रेजिंग एजेंसी ने बताया है इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को कंप्लीट करने के लिए जो कम से कम अमाउंट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पैसा सीआईएमसी को दिया जाता है, सीआईएमसी अब इस पैसे को यूज करेगी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम, पर सिर्फ और सिर्फ स्कीम के लिए ही यूज करेगी और कहीं नहीं। अगर तो इस स्कीम में पैसा यूटिलाइज करने के बावजूद भी कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, मतलब 300 करोड़ पब्लिक के पास से रेज किए थे, 300 करोड़ में से 200 करोड़ तो स्कीम में लग गए, 100 करोड़ अभी भी पड़े हुए हैं, लगेंगे, ये भी स्कीम में लगेंगे, बट अभी इंस्टेंटली नहीं लगने वाले हैं। ये अमाउंट अभी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। ये 100 करोड़ लगेंगे शायद 3-4 महीने के बाद जब फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है प्रोजेक्ट तब। तो अगर इस पैसे की अभी कोई जरूरत नहीं है तो ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, इसको सीआईएमसी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। बट इन्वेस्ट कहां करेगा? तो बिल्कुल वैसा ही इन्वेस्टमेंट करना है जैसा आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में पब्लिक को पहले ही बता दिया था।
पब्लिक को पहले ही बता दिया था कि भाई आपसे हम इतना पैसा रेज कर रहे हैं, इतना तो इंस्टेंटली लग जाता है और इतना पैसा शायद हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहे, तो अगर ये पड़ा रहेगा तो हम इसे इन्वेस्ट कर देंगे। कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे? तो भाई हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको इसके बारे में पहले से बता दिया। हो गया क्लियर? ये हो गया इन्वेस्टमेंट से मतलब अमाउंट से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और आने के भी चांसेस हैं। सीआईएमसी इन्वेस्टमेंट करेगा, पब्लिक से पैसा रेज करके उसे कहीं ना कहीं लगाएगा, तो कहां लगाएगा और कैसे सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स किया जाएगा, उसके कुछ नियम सेबी ने बताए हैं। पहला पॉइंट, सीआईएमसी किसी भी हालत में इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी स्कीम में जिसके बारे में ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया गया था, उसके अलावा, उस पर्पस के अलावा किसी और ऑब्जेक्टिव में इस पैसे को इन्वेस्ट करना ही नहीं है। सीआईएमसी पब्लिक से पैसा लेकर इस पैसे को स्ट्रिक्टली बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्ट करेगा जैसा उसने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया था। ऑब्जेक्टिव जो पर्पस था, उस पर्पस के अलावा किसी और जगह पर इन्वेस्ट करना ही नहीं है। दूसरी बात, सीआईएमसी अपनी सारी असेट्स को सेग्रीगेटेड रखेगा। सेग्रीगेटेड रखेगा, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रस्टी को एंश्योर करना होता है कि इसने सारी असेट्स को अलग अलग रखा है कि नहीं, सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग किया है कि नहीं। एक से ज्यादा स्कीम्स है सीआईएस की, हर स्कीम में प्रॉपर्टी बन रही है, हर स्कीम में प्रॉपर्टी बन रही है, तो हर एक स्कीम की असेट्स को अलग अलग अकाउंट मेंटेन करो, सबका मर्ज करके एक साथ नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट, ये सीआईएमसी शैल नॉट इन्वेस्ट कॉर्पस ऑफ अ स्कीम इन अदर स्कीम। एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। जिस स्कीम के लिए पैसा लिया है वही इन्वेस्ट करना, वहां का पैसा दूसरी स्कीम में नहीं लगा सकते। एंड अगला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी नहीं कर सकता है फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब इधर एक्सेस पड़ा हुआ था तो यहां से उठा के उस स्कीम को दे दिया, नहीं कर सकते। ट्रांसफर ऑफ फंड्स अलाउड नहीं है। एक का पैसा दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। हाउएवर करके लिखा है, हाउएवर इंटर स्कीम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया जा सकता है, फंड नहीं, प्रॉपर्टी किया जा सकता है। वो भी तब जब ये स्कीम टर्मिनेट हो रही है, उस वक्त अगर उचित लगे तो इंटर स्कीम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं, बट वो भी विद अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड सेबी, सेबी एंड ट्रस्टी से पूछने के बाद। पैसा तो इस स्कीम का दूसरे स्कीम में ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट इस स्कीम में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को हम दूसरी स्कीम में ट्रांसफर तब कर सकते हैं जब वो पहली वाली स्कीम अब खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो खत्म होते समय उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप चाहो तो दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसके लिए भी अप्रूवल लगेगी, एक तो फ्रॉम ट्रस्टी और दूसरा फ्रॉम सेबी। हो गया क्लियर? ये हो गया इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन से रिलेटेड प्रोविजंस। अगला टॉपिक है रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम। देखो, अगर स्कीम बनी है तो क्लोज एंडेड स्कीम है, खत्म तो डेफिनेटली होगी। फिक्स ड्यूरेशन के लिए बनाई थी, उस फिक्स ड्यूरेशन के बाद में स्कीम को खत्म हो जाना है। तो पहली बात तो कोई भी स्कीम वाइंड अप तब हो जाती है जब उसका ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन तो ऑटोमेटिकली स्कीम को खत्म हो जाना है। अदरवाइज भी इन स्कीम्स को वाइंड अप किया जा सकता है। अदरवाइज का मतलब अभी तक ड्यूरेशन खत्म होने का समय नहीं आया, बट बीच में भी अगर हम चाहें तो स्कीम को वाइंड अप कर सकते हैं। कौन कौन से ग्राउंड्स पर ऐसा हो सकता है? तो पहला पॉइंट, या तो कोई ऐसे इवेंट के हो जाने पर, ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, जिसके बाद ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि अब ये स्कीम चला पाना पॉसिबल नहीं, तो ऐसे में सेबी की प्रायर अप्रूवल लेकर के स्कीम को बंद किया जा सकता है। ऐसी कोई घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, जिसके बाद अब ट्रस्टी को लगता है कि अब ये स्कीम और नहीं चल पाएगी, तो ट्रस्टी सेबी की अप्रूवल लेने के बाद में इस स्कीम को करवा सकता है वाइंड अप। दूसरा पॉइंट,
3/4 वैल्यू ऑफ यूनिट्स होल्ड करने वाले यूनिट होल्डर्स ने अगर अप्रूवल दे दी है, अगर उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर लिया है कि भाई स्कीम को बंद कर दो, तो स्कीम को चलाने वाले, स्कीम को पैसा देने वाले यूनिट होल्डर्स, और अगर वही कह दे, वो भी 3/4 इन वैल्यू से कह दे बंद कर दो स्कीम को, तो फिर स्कीम को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तो सेबी को खुद को लगता है कि स्कीम बंद कर देनी चाहिए, सेबी को लगता है ये स्कीम चलाने लायक नहीं है, बंद कर दो स्कीम को, तो सेबी ने बोला है बंद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सीआईएमसी को लगता है, खुद जो मैनेज कर रहा है, खुद उसको लगता है कि ये स्कीम अब और मैनेज नहीं हो पा रही है या इसे और आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है, तो सीआईएमसी अगर चाहे तो इसे बंद करवा सकता है, लेकिन विद अप्रूवल ऑफ सेबी। देखो हर पॉइंट में सेबी की अप्रूवल ली गई है। ट्रस्टी को लगा बंद कर दो, सेबी से पूछ के कर दो। यूनिट होल्डर्स को लगा बंद कर दो, सेबी से पूछ के कर दो। सेबी को लगा बंद कर दो, तो सेबी को किसी से नहीं पूछना, खुद ही बंद करवा देगी। लेकिन अगर सीआईएमसी को लगा बंद कर दो, तो सेबी से पूछ के कर दो। ठीक है। वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम होने पर क्या होगा? तो वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम होने पर एक तो ट्रस्टी आएगा सीन में। ट्रस्टी आकर के सारी असेट्स को डिस्पोज ऑफ करता है, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देता है, और फिर जो भी पैसा बचता है वो यूनिट होल्डर्स के बीच में बांट दिया जाता है। ये वाइंडिंग अप का काम करवाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी वाइंडिंग अप पूरी तरह से खत्म कर देने के बाद अब ये कुछ रिपोर्ट सबमिट करता है। एक तो भेजता है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सेबी को भी भेजी जाती हैं और यूनिट होल्डर्स को भी। क्या क्या भेजा जाता है वाइंडिंग अप के बाद, क्या क्या भेजा जाता है? एक तो सेबी को और दूसरा यूनिट होल्डर्स को। तो पहले पॉइंट में लिखा है, एक तो रिपोर्ट सबमिट करेगा ट्रस्टी, जिसमें वो लिखेगा कि मैंने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं वाइंडिंग अप के लिए, क्या असेट बेची, कितने में बेची, कौन सी लाइबिलिटी पे ऑफ करी, कितने में पे ऑफ करी, कितना पैसा आखिरी में बचा, यूनिट होल्डर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, अपना सारे काम का ब्यौरा देगा। दूसरा, वो एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करेगा फ्रॉम ऑडिटर्स। ऑडिटर्स सर्टिफाई करके देंगे कि भाई इस सीआईएमसी की जो बैलेंस शीट है ये पूरी तरह से खाली हो चुकी है, ना असेट बची ना लाइबिलिटीज बची। इसके अलावा अगर कोई मनी अनक्लेम्ड रह जाता है, अनक्लेम्ड का मतलब सीआईएमसी तो यूनिट होल्डर को पैसा वापस करने के लिए बैठा था, लेकिन यूनिट होल्डर मिल ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, पैसे वापस ले ही नहीं रहा है, तो ये अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है सीआईएमसी के पास। इस अनक्लेम्ड अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है 3 साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल तक रास्ता देखेंगे, अगर ये इन्वेस्टर आया तो उसको उसका पैसा वही अकाउंट में से लौटा दिया जाएगा। 3 साल पूरे हो चुके हैं, इन्वेस्टर नहीं आया है, तो अब इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है आईपीईएफ में। आईईपीएफ नहीं बोला है, आईईपीएफ है कंपनीज एक्ट में बना हुआ, यहां पर वर्ड है आईपीईएफ, और इस फंड को मेंटेन करती है सेबी। तो जैसे वहां पे भी होता है ना, डिविडेंड अनक्लेम्ड रह जाता है तो फिर हम आखिरी में जाकर के इसे आईईपीएफ में दे देते हैं। अब यहां पर लिखा है कि अगर कोई अनक्लेम्ड हिस्सा रह जाता है तो उसे 3 साल तक संभाल कर रखो और उसके बाद आईपीईएफ में इसे ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जिस दिन ये नोटिस आता है ना वाइंडिंग अप का नोटिस आने के बाद ना ट्रस्टी और ना ही सीआईएमसी, दोनों में से कोई भी अब इस सीआईएस के काम को, इसके बिजनेस को अब कंटिन्यू नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि अब ये स्कीम चलेगी नहीं, इसे बंद करना है। ट्रस्टी भी नहीं, सीआईएमसी भी नहीं, कोई भी अब इस स्कीम को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी, अब इसे बंद करना है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर तो सेबी सेटिस्फाइड हो जाता है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि भाई पूरी तरह से स्कीम बंद हो चुकी है, इसमें अब ना कोई असेट बची है ना कोई लाइबिलिटीज बची है, इन्वेस्टर को पेमेंट हो चुका है, तो सेबी अब डिक्लेयर कर देता है कि ये स्कीम हो चुकी है खत्म, सीज टू एग्जिस्ट का मतलब अब ये स्कीम इस दुनिया में नहीं रही, इस स्कीम को हमने करवा दिया है पूरी तरह से बंद।
ये होता है वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम से रिलेटेड प्रोविजंस। वाइंडिंग अप कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है वाइंडिंग अप की, जितने लोग इस सेटअप में आ रहे हैं ना, हर कोई, ट्रस्टी भी बोल सकता है, CIMC बोल सकता है, यूनिट होल्डर्स बोल सकते हैं, सेबी बोल सकता है। 4 लोग हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, चारों लोग बोल सकते हैं कि भाई स्कीम को कर दिया जाए वाइंड अप, और हर जगह पर हमें अप्रूवल लेना पड़ती है फ्रॉम सेबी। ठीक है, यहां तक हो गया है वाइंडिंग अप का प्रोविजन। अभी इस चैप्टर में और थोड़ा सा हिस्सा और बाकी है जनरल ऑब्लिगेशंस वगैरह का, जिसको हम लोग अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी जितना पढ़ा है इस टॉपिक में उतना पूरा आपका रिवाइज हो जाना चाहिए आज के आज पे मैं इसलिए इंसिस्ट कर रही हूं बिकॉज ये चैप्टर है नहीं ऐसा कि इसको दोबारा टाइम दिया जाए। तो एक बार सिर्फ इसे और पढ़ लो, सिंपल एंड जनरल, और बहुत सड़ी सड़ी चीजें हैं बिकॉज हम लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इनसे रिलेटेड बातें पढ़ चुके हैं। कॉमन सेंस वाली जनरल चीजें हैं, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। टिल देन कीप रिवाइजिंग।